बात अगर मौर्य प्रशासन का करेंगे तो प्रशासन के नेचर को समझना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक का प्रशासन पढ़ रहे हैं तो प्रशासन के नेचर में कुछ कुछ चीजें होती हैं और उन्हीं से मिल करके उस प्रशासन का एक प्रकार से कहो तो आकार या ढांचा निर्मित होता है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप प्रशासन का नाम केवल प्रशासन है। पहला नाम क्या है? केवल प्रशासन है। दूसरा नाम जब जाएंगे तब उसमें आता है कि ये न्याय प्रशासन है। जब इसके आगे का नाम हम लोग उठाते हैं तब इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका एक सैन्य प्रशासन है। और सैन्य प्रशासन से जब आगे जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि इसका एक राजस्व प्रशासन। जनरली इतने सारे टॉपिक प्रशासनिक विधा करेंगे। इसके बाहर किसी भी समाज का सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, कला जगत से जुड़ी उसकी क्या जानकारियां हैं, इसके बाद हम लोग उसको इसमें जोड़ते हैं या समावेशित करते हैं। अब जब हम प्रशासन का जब चर्चा कर रहे हैं तो प्रशासन में भी जनरली माना जाता है कि प्रशासन के दो ही बिंदु होने चाहिए, एक केंद्रीय प्रशासन और एक को हम लोग बोलते हैं प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, लेकिन हाल के दिनों में प्रशासन की अवधारणा भी ट्रायल हो गई है और अब उसे लोग बोलते हैं कि इसे एक 3 भाग में बांटिए और नाम दीजिए इसका कि क्या होना चाहिए, स्थानीय। क्योंकि मौर्य काल में स्थानीय प्रशासन का जन्म होगा। ग्राम स्तर पर प्रशासनिक इकाइयां विकसित होने लगेंगी या किसी नगर की व्यवस्था को देखभाल करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म जन्म लेने लगेंगे। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन का इस समय तक अभ्युदय हो चुका होता है। ठीक है, अब इस प्रशासनिक व्यवस्था में एक एक करके अगर हायरार्की वाइज हम लोग जाएं, ठीक है, आप कलम को भी चलाते रहिए, ठीक है, क्योंकि समझने में और याद रखने में दोनों ही टाइम में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो अब केंद्रीकृत प्रशासन में आओ। वो तो ढांचा था। अगर केंद्रीय प्रशासन की अगर हम लोग बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में पहला क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है कि इसका स्वरूप क्या था। केंद्रीय प्रशासन का स्वरूप क्या था? तो हर समय इसका उत्तर एक ही हो सकता है, यह केंद्रीकृत निरंकुश, ठीक है, परंतु कल्याणकारी था। परंतु कैसा था जी? कल्याणकारी था। ठीक है, इसमें 3 वर्ड है। पहला वर्ड केंद्रीकृत, मतलब यह एक सेंट्रलाइज व्यवस्था थी। एक व्यक्ति, सेंट्रलाइज व्यवस्था कब होती है? जब एक व्यक्ति के हाथ में तमाम तरह के पावर ले आए जाए। निरंकुश, राजा के ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं था। वो समझो कि ईश्वर का भेजा हुआ देवदूत है जो धरती पर आया हुआ है और उसकी प्रभुसत्ता को कोई चुनौती दे सकता है। तो राजा के ऊपर कोई निरंकुश नहीं है, जितने भी इकाइयां हैं। ठीक है, जैसे अभी है ना व्यवस्था में, अगर प्रधानमंत्री ने कोई व्यवस्था बनाए, राष्ट्रपति व्यवस्था बनाए, तो न्यायपालिका के पावर है कि उस व्यवस्था को रद्द कर सकता है। लेकिन राजा के पास जितने भी नीचे की इकाइयां हैं सब परामर्शदात्री हैं, सलाहकारी हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो उसको चुनौती दे सके, उसके पास कुछ नहीं। परंतु एक कल्याणकारी है और इस कल्याणकारी मॉडल को डेवलप करने में चाणक्य का सबसे अहम योगदान मिलेगा, जो हम लोग आगे चल करके देखेंगे। अब सवाल यह था कि इसके अलावा स्वरूप के अलावा पूछता है कि केंद्रीय प्रशासन में एजेंसी कौन कौन सी थी, केंद्रीय प्रशासनिक एजेंसियां कौन कौन थी। ठीक है, तो इस एजेंसियों के क्रम में हम लोगों को कुछ कुछ चीजें देखनी पड़ती है। इसमें सबसे ऊपर में राजा से बड़ा कोई एजेंसी नहीं है, तमाम एजेंसियां उसी के पास जाकर समाप्त होती हैं। राजा के ठीक नीचे एक ग्रुप काम कर रहा है और उसका नाम है मंत्री। क्या नाम है? मंत्री। और मंत्री के नीचे एक काउंसिल काम कर रही है, यह काउंसिल का नाम हो गया राज परिषद। और राज परिषद के नीचे अधिकारियों का वर्ग है। अधिकारी जो हैं वे 2 वर्ग में बटे हुए हैं। एक को कहा जा रहा है तीर्थ और दूसरा को कहा जा रहा है अध्यक्ष। ठीक, तीर्थ की संख्या 18 और अध्यक्ष की संख्या 26।
ठीक है, और दोनों की संख्या जो बताई है वो इतना इतना रखा गया है। अब देखो यहां पर क्या है कि तीर्थ एवं अध्यक्ष है। अब इस बात को तुम लोग अगर वर्तमान सिस्टम से समझने का कोशिश करोगे तो राजा का तो खैर छोड़ देना है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही राजा की भूमिका में होती है। मंत्री को आप समझ सकते हैं कि एक कैबिनेट मंत्री वाला स्थिति है कि प्रधानमंत्री जो राज्य का मुखिया होता है उसके इर्द गिर्द जो टॉप क्लास के मिनिस्टर होते हैं उनको क्या रहता है, कैबिनेट रैंक का दर्जा देते हैं। तो एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर की भांति है, लेकिन आजकल कैबिनेट मिनिस्टर 20, 21, 22 हो जाते हैं। मोदी सरकार में भी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 21 है, ठीक है, लेकिन यहां पर वो स्थिति नहीं है। यहां पर 3 से 4 लोग हैं जो मंत्री समूह में काम कर रहे हैं। इनकी संख्या कितनी है, 3 से 4, और सबसे हाई सैलरी है। ठीक है, कहा जाता है कि इनके बारे में कि उस समय इनको 48,000 पाउंड महीना मिलता था। ये जो 2-3 लोगों का स्पेशल टीम था जो काम कर रहा था मौर्य पीरियड में, उस पीरियड में 48,000 पाउंड उनकी क्या दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है। जबकि इसके तुलना में अगर हम लोग बात करें कि राज्य परिषद या जो मंत्री परिषद के मेंबर होते थे, मतलब ये जो राज्य परिषद है ना, इनकी संख्या बहुत होती थी। इनकी संख्या मान के चलो पार्लियामेंट थे, 1,000 तक इनका मेंबरशिप। ऑथेंटिक आंकड़े तो कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें 1000 तक की संख्या के लोग बैठते थे। और यहां जो लोग होते थे इनका वेतन जो होता था, उनका वेतन 12,000 रुपए पर होता था। 12,000 पर इनकी सैलरी होती है, लेकिन ये याद रखिए ये एनुअल सैलरी है। हाँ, आज के हिसाब से थोड़ा देखोगे, ठीक है, ये इनकी वार्षिक सैलरी है। लेकिन फिर भी जो मंत्री परिषद के मेंबर हैं और जो वहां के मेंबर हैं, दोनों के मेंबर में सैलरी का कितना अंतर है मंत्री और इसमें, तो लगभग 4 गुना का अंतर है। लगभग का 4 ही गुना, ये भी कह सकते हैं। तो समझो कि तुम लोग से कभी एग्जाम में पूछेगा कि राजा की सर्वोच्च परामर्शदाता इकाई कौन थी, तो मंत्री परिषद और मंत्री। तो जनरली लोग मंत्री परिषद को मान लेते हैं। मंत्री वर्ड को लगता है कि मंत्री और मंत्री परिषद एक ही रहता होगा। वैसे तुमको बता दें, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल। ठीक है, और मंत्री परिषद बोलते हैं जो सभी मंत्रियों का समूह होता है। तो जितना सूक्ष्म अंतर मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में है, उतना ही सूक्ष्म अंतर मंत्री और मंत्री परिषद में। ठीक है, तो ये मौर्य पीरियड से जुड़ी एक जानकारी है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब हमारा काम यहां से शुरू होता है कि हम लोग केंद्रीय एजेंसियों में इन लोगों को देख लिए, तो क्वेश्चन एक बार कई बार पूछता है कि क्या केंद्रीय एजेंसियों में कोई और स्वरूप भी था क्या। मतलब मान लो जैसे इसको कह सकते हो योग्यता। ठीक है, तो योग्यता परीक्षा। अब ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ अध्यक्ष और तीर्थ वाला आंकड़ा हमारे पास है, कि तीर्थ क्या है, तीर्थ को समझो कि सब मंत्री हैं। राज्य परिषद जो हम बताए ये समझो कि पार्लियामेंट है। मंत्री जो है सब कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक में। तो मिनिस्टर कहां है, मिनिस्टर है तीर्थ। मंत्रियों की संख्या कितनी है, 18। और प्रत्येक मंत्री को काम करने के लिए उसको क्या चाहिए, सेक्रेटरी, वन सचिव, शिक्षा सचिव, है ना, कार्मिक सचिव। सचिव कौन है, यही समझो कि अध्यक्ष। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड की पहली किताब है जो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर लिखी गई किताब है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह हमारा दुर्भाग्य है गुलामी का कि हम लोग पढ़ते हैं कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का सबसे प्रथम किताब किसने लिखा, तो मैकियावेली की द प्रिंस को मानते। लेकिन लोग कहते हैं कि भारत का मैकियावेली किसे कहते,
तो चाणक्य कहते हैं, जबकि चाणक्य के कम से कम 2000 साल बीतने के बाद पैदा हुआ था मैकियावेली। लेकिन ट्रू सिस्टम है जो तुम देख रहे हो, उसको यहां पर हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो योग्यता की जो परीक्षा होता था, मतलब समझिए कि जो यूपीएससी कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि अध्यक्ष बहाल हो रहे हैं, मतलब एक प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स बहाल हो रहे हैं, सेक्रेटरी तो वही है। तो इसके लिए एक परीक्षा होती थी और उसको हम लोग बोलते थे उपधा परीक्षण। एक चरित्र जांच परीक्षा था, ठीक है। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता को पास करना पड़ता था जी, उनके लिए उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण का मतलब क्या हुआ? चरित्र जांच परीक्षा, ठीक है। नोट कर लिए? क्यों नहीं लिख रहे? तो बाद में क्या करोगे, साथे साथे लिखो, ठीक है, क्योंकि अब नोट्स जैसे तुम लोग का जो बना हुआ था उसको हम नए सिरे से अरेंजमेंट डलवा देते हैं, ताकि समझने में और उस समय करने में आसानी पड़ेगी। बात को चलाते रहिए। बहुत इस पर हमने निरीक्षण किया तुम लोगों की, जो हम यहां से बोलते चले जा रहे, सिखाते चले रहे, तुम लोग इनएक्टिव रह रहे हो, तुम्हारे लोग का मेमोरी कमजोर हो जाएगा उससे, ठीक है। तो आंशिक ही सही, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो हैं वो आपको कंटिन्यू लिखाया जाना चाहिए, ऐसा हमको लगा। अब देखो, सवाल यहां है कि अगर केंद्रीय प्रशासन में पहला भाग अगर मौर्य प्रशासन का कुछ लोग पढ़ते हैं, तो पहले भाग में हमें चर्चा करनी पड़ती है तीर्थ का, ठीक है। अब तीर्थ को याद करना है। तीर्थ की संख्या कितनी है? 18। कहते हैं कि तीर्थों को एक और नाम से भी बुलाया जाता था, कहीं कहीं पर तीर्थ को महामात्य। तीर्थ और महामात्य वर्ड अलग नहीं है। अगर गलती से एग्जाम में पूछ दे कि मौर्य प्रशासन में महामात्यों की संख्या कितनी थी, तो उसका उत्तर भी कितना होगा? 18 ही होगा, ठीक है। अब कुछ नाम याद रखना आपको क्यों आसान है? इसलिए आसान है कि मान लो इसमें पहला नाम क्या है? पुरोहित। टीके नहीं जानता है कि पुरोहित क्या करेंगे? राजा को सलाह देने का काम करेंगे। क्या होंगे ये? राजा के सलाहकार की भूमिका में होंगे। लेकिन ये वर्ड याद करके जाना है, दो वर्ड। एक वर्ड है समाहर्ता और दूसरा नाम है सन्निधाता, ठीक है। समाहर्ता क्या करता था? यह तमाम तरह का रेवेन्यू कलेक्टर है, मतलब ये राजस्व का क्या करता था? संग्रह करता था, ठीक है। इसके जिम्मे में राजस्व के संग्रह करने की जिम्मेदारी थी। और जो सन्निधाता होता था उसको हम लोग कहते थे कि ये कोषा, मतलब जो राज्य के संसाधन है उन संसाधनों को जमा करने का काम, स्टोर करने का काम इसके पास होता था। बाकी अगर कोई पूछे तो दो वर्ड और है पुरोहित के अलावा, सेनापति। इसका अलग से व्याख्या करने का कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार एक वर्ड आएगा हमारे पास, युवराज, ठीक है। देखो युवराज क्या करते थे? युवराज का मतलब जनरली जितने भी युवराज होते थे इनको प्रांतीय गवर्नर अपॉइंटमेंट किया जाता था। मतलब अगर मौर्य प्रशासन में 5 राज्य हैं तो इन 5 राज्यों में गवर्नर चाहिए। जनरली गवर्नर के पोस्ट पर जो है वो घर के लड़के जो होते थे राजा के, उनको ही बैठाया जाता था। याद करो, जब उज्जैन का विद्रोह हुआ उसके पहले तक्षशिला का विद्रोह हुआ, तो तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? अशोक को। और जब अशोक विद्रोही बना तो फिर किसको भेजा गया? सुसीम को। फिर जब उज्जैन में विद्रोह हुआ तो कौन गया? अशोक, ठीक है। तो इससे तो साफ मैसेज निकलता है कि जो प्रक्रियाएं थी वो पहले की भांति चलती रही। चलो, तो जो नाम में कोई मीनिंग नहीं अलग से बताना है उसको हम लोग एक श्रेणी में रख लेते हैं, ठीक है। और जिनमें ऐसा जरूरत है, अब जो इसके नीचे एक और वर्ड आएगा, ठीक है, नायक। तो सेनापति या नायक, नायक का मतलब होता था जो किसी स्पेशल सैन्य टुकड़ी को लीड करे। नायक कौन है? जो मतलब अपने हाथ में बागडोर रखे। बागडोर का मतलब होता है नेतृत्व। तो उस समय नेतृत्व पॉलिटिकल ज्यादा नहीं होता था, सेना में ही नेतृत्व देना होता था। तो इन वर्ड को आप नहीं भी याद करोगे तो तेरा काम चल जाएगा। लेकिन अब आगे जो बता रहे हैं उसमें 2 वर्ड है, ठीक है।
प्रदेष्टा और दूसरा का नाम है व्यवहारिक। एक का नाम है प्रदेष्टा और दूसरा का नाम क्या है? अब देखो, ये दोनों क्या है? जज हैं। ये दोनों क्या है? जज हैं। लेकिन ये जो जज हैं, इनका जो कोर्ट होता है, जो प्रदेष्टा कोर्ट में काम करते हैं, उनको कहा जाता था कंटक शोधन। ठीक है। और व्यवहारिक जो होते थे, इनका जो न्यायालय होता था, ठीक है, उसको बोलता था धर्मस्थीय। अब सवाल यही उठता है कि कंटक शोधन वाला में कौन सा मुकदमा चलेगा? तो फौजदारी। और धर्मस्थीय में कौन चलेगा? तो दीवानी। फौजदारी का मतलब क्या होता है? चोरी, डकैती, अपहरण, मर्डर, बलात्कार, ये सब जो केस होते हैं, ये सब फौजदारी मामले हैं। ठीक है, मारधाड़ वाला। फौज का नाम है फटफटा दो। कहां फटफटाओगे? ये सब क्राइम में फटफटाओगे। और धर्म की रक्षा, जैसे पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। 5 गांव वे मांग रहे हैं, 5 गांव को देने के लिए नहीं लोग तैयार हैं। मतलब बाप के हक में अगर बेटा की संपत्ति न मिले तो इसको बोलते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए न्याय। दीवानी का मतलब है जमीन, जायदाद, संपत्ति, उत्तराधिकार, ऐसे मामलों पर जो डिसीजन दिए जाते हैं, ये सब क्या होते हैं? ऐसे दीवानी मामले। ठीक है। तो अदालतें 2 प्रकार की हुई, एक धर्मस्थीय न्यायालय और एक धर्मस्थीय, धर्म की रक्षा करेगा, मतलब दीवानी मामलों। कंटक शोधन मतलब जो कांटा चुभाए हैं, इनको भी कांटा चुभाएगा, मतलब डंटा का मुकाबला डंटा से करेगा। मारपीट के आए हैं, आपको भी भीतर बंद करके मारा जाएगा। ठीक है। तो उस व्यवस्था पर आधारित है, इसीलिए दोनों का मैचिंग कर लो कि दोनों एक प्रकार के चीज चल रहे हैं। इसी प्रकार अगर मान लो थोड़ा सा हम यहां से आगे बढ़ें, देखो 2 चीजें और लेकर के चलना है। नायक के अलावा एक वर्ड आता है जी, दुर्गपाल। इसको क्या पढ़ना? ये दुर्ग का रक्षा करता है, इसीलिए इसका नाम है दुर्गपाल। तो इसको निकाल दो। नागरक, देखो नागरक का मतलब होता है प्रथम नागरिक। मतलब कोई भी शहर है, तो शहर में जैसे मेयर का चुनाव होता है ना, तो मेयर को ही नागरक कहते हैं। नगरीय प्रशासन में नगर का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? नागरिक के तौर पर हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट कुछ नाम है जो आपको मेहनत कर दे हैं यहाँ टॉपिक के ऊपर। इस जगह से भी क्वेश्चन भी अधिक आते हैं। देखो एक तो है दंडपाल वर्ड, ठीक ना, और एक है अंतपाल। 3 गो पाल होते हैं, दंडपाल, अंतपाल और दुर्गपाल। इसका एक का नाम आपको पहले ही बताया। अब देखो, 2 को याद करने के लिए मेहनत नहीं करना है, एक के लिए दिमाग नहीं काम करेगा, ठीक ना। जहां पर कोई तुक्का या कोई कहानी बनाने का कोशिश करोगे तो वहां नहीं चलेगा, ठीक ना। उसमें क्या है, दुर्गपाल, इसमें कोई दुरानी है जी, ये दुर्ग का प्रमुख है। अंतपाल मतलब अंतिम में, अंतिम मतलब बॉर्डर, ठीक है। तो सीमांत रक्षा मतलब सीमा पर जो है सीमांत रक्षा का दायित्व इसके पास होगा। लेकिन दंडपाल को समझो, क्या आजकल के भाषा में सार्जेंट का जानता है क्या काम होता है? सैन्य सामग्री जुटाने वाला ने, इसको याद करके जाना है, ठीक है। ये क्या काम करता था जी? सैन्य सामग्री जुटाने का ये काम करेगा, ठीक ना।
इसके जिम्मे क्या है? सैन्य सामग्री जुटाना। मतलब ऐसे समझो पुरोहित याद नहीं कर रहा है, ठीक है, और दंडपाल, अंतपाल और दुर्गपाल, इन तीनों को एक साथ रखना है। आगे बढ़ो तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम में से एक नाम है जो बहुत एग्जाम में हिडन टाइप का आता है, मतलब छुप छुपा करके आएगा और अपना काम करके चल जाता है। उसमें दो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें भी एक नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से एक नाम है तवारीख। ठीक है, एक का नाम है तवारीख। और दूसरा का नाम है प्रशास्ता। तवारीख क्या करेगा जी? तवारीख को याद करने के लिए याद रखो, दरबार में राजा का पीए, दरबार में राजा का पीए, प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट, सहायक। ठीक है, इसको तकनीकी तौर पर नाम देते हैं लोग, यह राज। अब देखो इसमें भी कलागिरी है, अगर हम प्रसाद लिखते हैं खाजा और प्रासाद लिखते हैं तो महल, ठीक है, राजमहल का ही प्रमुख है। ठीक है, राजमहल का प्रमुख क्या करेगा? जैसे होता है ना कि राजा का पीए क्या करेंगे, किससे राजा मिलना चाहते हैं? राजा आज किससे मिलना नहीं चाहते हैं? आज दरबार में क्या चीज का भोजन बनेगा? राज दरबार में रहने वाले जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, रानियां हैं, उनकी शौक की चीजें, उनके जरूरत की चीजें, तमाम तरह, मतलब राजमहल एक कैंपस है। इस कैंपस के भीतर जो व्यक्ति सब कुछ मॉनिटर कर रहा है वो तवारीख है, यानी वह राज दरबार का बॉस है। ठीक है, उसके इच्छा के बिना घर के लड़के बाहर, मतलब इसको बहुत अधिकार होता था, यहां तक कि उनके पत्नियों से कौन मिलने आते हैं, कौन मिलने नहीं आते हैं, कौन दासी मिलती है, कौन दासियां नहीं मिलती हैं, इन सबके ऊपर उनकी निगरानी होती थी। सोचो इसमें इतनी कठिनाई होती थी कि राज दरबार में भोजन बनता था, और राजा को अगर आप भोजन परोस रहे हैं तो राजा जब खाने बैठता था तो उसी समय उसी भोजन में से उसके सामने निकाल करके पहले रसोईया को बैठाया जाता था, और रसोईया पहले भोजन कर लेता था, उसके बाद राजा भोजन की शुरुआत करते थे। नियम परंपरा से देखोगे तो बोले कि राजा खैबे नहीं किया, वो अपने चबले हैं, देगा सब ले लाठी, ठीक होगा। लेकिन चूंकि उनको ऐसा लगता है कि षड्यंत्र जो है सो हमारे घर के भीतर भी, और काहे नहीं होगा, तू एक घर में पत्नी है तो लोगों का बन नहीं रहा है, जिसकी 300-400 पत्नी है वह षड्यंत्र षड्यंत्र। राजा मेरा है कि राजा तेरा है? राजा ससुराल में जाना चाहता है तो कौशाम्बी जाना चाहता है कि कम्बोज जाना चाहता है, जिसका महता होगा वही राजा जाए। ठीक है, पहले तो राजा ससुराली जाते नहीं थे, आज तक तुम ही लोग में ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, लेकिन आज तक किसी राजा को हम लोग ससुराल जाते नहीं देखे हैं। ठीक है, अगर राजा को समय मिलता था तो कुछ राजाओं की कहानियां ऐसी हैं, चाहे लगभग सभी राजा, अशोक वगैरह सब ऐसा पीरियड में था कि 4 महीने के लिए राजा अपना राजपाट छोड़ देते थे और वे जंगल में, जैसे आप लोग के तो किस्मत में पूरा शादी ब्याह होने तक एक आध बार हनीमून मनाने कश्मीर दिन चले जाते हैं, लेकिन इन लोग का था कि हर साल में 4 महीना इन लोग बिहार यात्रा पर जाता ही जाता था। ठीक है, जंगल में, तो उसी बिहार यात्रा में जब वो जाते थे तो उस दौरान घर के लड़के सत्ता चलाते थे। ठीक है, तो राज सत्ता चलाने का प्रशिक्षण उनको मिल जाता था कि भविष्य में अगर पिताजी अचानक नहीं रह गए तो इसे व्यवस्था संभालना है।
प्रशिक्षण का भी पार्ट रहता होगा और राजा भी थोड़ा थकान में रहता होगा, तो अपना गया कि जाएंगे, शिकार उकार करेंगे, ठीक है। तो ये गतिविधियां संचालित होती रही। तो दवारी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। ये पद हिडन है, लेकिन अब प्रशासता क्या गया, ठीक है। तो प्रशासता को याद रखो प्रशस्ति से। प्रशस्ति मतलब क्या होता है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति, ये सब क्या होते थे, किसी राजा का गुणगान या राजा के कही गई बातों को लिपिबद्ध करना। तो यही प्रशासता से ही आगे चल के प्रशस्ति है। जो लिखा गया वो प्रशस्ति है, और जो लिख रहा है वो प्रशस्ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राजकीय आज्ञा को लिपिबद्ध करना, मतलब ये रिकॉर्ड में लिखता था। देखो ये भी बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट पोस्ट था। जैसा तुम लोग जान रहे हो इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहले राजा बोलता था, लिखने वाला लिख देता था। कई बार लिखने में ही षड्यंत्र हो जाता था। राजा लिखवाया भोजपत्र के ऊपर कि जाओ बगल के राज्य से कह दो यह मेरा मित्र है और हम उसे संधि चाहते हैं, और लिखने वाला लिख दिया कि जाओ जाके उसे कह दो कि 3 दिन के अंदर आके वो आत्मसमर्पण नहीं किया तो मगध की सेना उस पर आक्रमण। तो रिश्ते बनाने के राजा के आदेश, अब भाई 2 दिन के बाद पता चलेगा कि जब उसको पता है कि 3 दिन के बाद आक्रमण होने वाला है, तो अगले दिन वहां की सेना के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। राजा आग बबूला, हमने उसका मैत्री की संधि भेजी थी और उसने आक्रमण कर दिया, अभी सबक सिखाते। पूरा स्क्रिप्ट चेंज। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि लिपिबद्ध करने वाले आदमी ने ही दोस्ती की जगह पर दुश्मनी पैदा की। तो बड़ा विश्वसनीय आदमी है। सोचो वही टाइप का हो गया कि पूरे गांव में अगर एक ही आदमी पढ़ा लिखा हो, जितना आदमी का चिट्ठी जाता था ना, तो गांव में सबके सामने खड़ा करके, ठीक है, क्या करते हो, पढ़ देता था। इसीलिए कोई भी देवर भौजाई को चिट्ठी नहीं लिखता था। पारिवारिक संवाद क्यों नहीं होते थे, सार्वजनिकरण होने के कारण, ठीक है। इसलिए लोग चिट्ठी भेजते थे, कैसे का, मृतक चिट्ठी। अच्छा, मृतक चिट्ठी में कोड लगा हुआ होता था, पहले ही से उसको कोना में जला दिया जाता था, ताकि लोग उसे समझ ले कि जो चिट्ठी है इसे गांव में शोक का लहर दौड़ेगा, ठीक है। अगर चिट्ठी के बाहर में हल्दी लगा दिया जाता था, इसका मतलब कोई शुभ समाचार का ही यह चिट्ठी आया है, ठीक है। प्रतीकात्मक तौर पर लोग बहुत तरह की चीजों को प्रयोग करते थे, जिससे लोगों को संदेश मिलता था। तो सब नाम है, जिस संस्कृति को जितना नीचे से जानोगे उतना आसानी से बाद में समझने में तुमको। अब यहां पर 2-3 नाम और हैं जो आप देख सकते हैं। एक नाम है अंतर्वसिक का, अंतर्वसिक। दूसरा नाम है अटावी, और तीसरा नाम है कर्मांतिक। ठीक है, देखो एक ऐसा सेगमेंट है ना कि नहीं याद होता है, इसीलिए इसको इतना तोड़ रहे हैं। सब नाम एक टाइप का लगता है, एग्जाम में जाने से पहले लगे कि सब पढ़े हैं, लेकिन जब वहां मैच करना पड़ता है ना, पूछता भी है तो 4-4 को मिला करके एक एक। ठीक है, अब देखो उसमें क्या है कि अंतर्वसिक जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो अंतर्वसिक का मतलब क्या हुआ, ये हो गया राजा के बॉडीगार्ड, ठीक है, मतलब निजी अंगरक्षक, अंग रक्षक किसके, राजा के। समझ में आई बात। मतलब जैसे अभी होता है ना कि प्रधानमंत्री को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई, किसी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, तो प्रधानमंत्री का काफिला जाएगा, राष्ट्रपति काफिला जाएगा। इसलिए हम लोग अपने देश में एक स्पेशल कमांडो ग्रुप डेवलप किए हैं, एनएसजी कमांडो ग्रुप, ठीक है।
और उसी एनएसजी कमांडो ग्रुप से ही सिलेक्ट करके लोगों को लाया जाता है जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाए जाते हैं। तो सेना के भीतर एक ऐसी यूनिट जो राजा का पूर्ण विश्वासी हो, विधायक छवि हो, और इन सब के मिला करके अगर बनाया गया हो तो हम लोग उसमें इसको निजी अंगरक्षक टीम को अंतर्वार्षिक बोलते थे। हालांकि यहाँ ये भी बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के निजी अंगरक्षक में महिला बॉडीगार्ड भी हुआ करते थे। ठीक है, इसकी भी चर्चा है। महिलाओं को भी निजी अंगरक्षक के पदों पर अटावी, देखो अटावी का मतलब होता है जंगल, आठवीं का मतलब होता है जनजाति। जैसे समुद्रगुप्त ने आठवीं विजय की, मतलब उसने क्या विजय किया, जनजातियों के ऊपर विजय प्राप्त। और अटावी जो है इसका मीनिंग होता है वन। ठीक है, तो जो जंगली सेना का प्रधान है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आठवीं। अंतर्वर्ती निजी अंगरक्षक का जो अधिकारी होता था उसके लिए वर्ड आया है। और कर्मांतिक, इसको इसलिए याद रखना कि किसी भी, और अभी हम लोग का जो वर्तमान सिस्टम है ना, इस सिस्टम में सबसे अधिक व्यक्ति अर्थव्यवस्था संभालने के लिए बनाए गए हैं। कंपनी मामलों का मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय बना के रखे कि नहीं रखे हैं। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एकमात्र विभाग है और वो विभाग है कर्मांतिक, का मतलब उद्योग। ये उद्योगों का संचालन करता है, उद्योग विभाग का प्रमुख है। तो एकमात्र इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से निकल करके आया है वो कर्मांतिक है। अब इसका हो गया आपको स्पष्ट वर्गीकरण। ठीक है, ये चीजें। अब हम बात करते हैं यहीं से तुम लोग को अध्यक्ष के लिए। ठीक, तो अध्यक्ष के लिए अगर हम लोग चर्चा करें तो कहा जाता था कि इस समय जो मौर्य प्रशासन में अध्यक्ष हुआ करते थे जी, इनको हम लोग मजिस्ट्रेट भी कहते थे। क्या कहते थे, मजिस्ट्रेट कहते थे। और जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि अध्यक्ष या मजिस्ट्रेट जो होते थे इनकी संख्या 26 है। ठीक है, 26 है। कहीं कहीं इसका वर्णन 27 भी मिलता है, इसीलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। 27 है। ठीक है, इसको करेक्ट करना है। 26 प्लस मतलब इनकी संख्या कितनी है, 27 है। देखो, मजिस्ट्रेट इनको मेगासनिज कहता है और कौटिल्य इनको क्या कहता है, अध्यक्ष कहता है। ठीक है, और इनका वेतन जो होता था वो 1000 पन होता था ना। मतलब राजा का सैलरी तो होता नहीं था क्योंकि पूरी दुनिया उसी की थी। मंत्री का सैलरी 48,000 पन था। मंत्री परिषद के मेंबर का 12,000 पन था और 1,000 पन अध्यक्ष की सैलरी होती। फिर इसकी सैलरी का वर्णन हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग क्या हो सकता है, तीर्थ राज परिषद से सिलेक्टेड मिनिस्टर का ग्रुप रहा होगा। ठीक है, इनमें से भी देखो थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे एकदम सब नाम जो है ना अल्टर अल्टर है। ठीक है, कोई गेस नहीं काम करेगा ये। और जैसे अब देखो कुछ कुछ चीजें हैं। पहला नाम है भंडाराध्यक्ष, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। भंडार का मतलब क्या होता है, राजकीय भंडार। अपना भंडार का तो कोई अध्यक्ष होगा नहीं, सरकारी अधिकारी है तो राजकीय भंडार का ही अध्यक्ष है। इसी प्रकार दूसरा भी आसान है, इसको हम लोग बोलते हैं शास्त्राध्यक्ष। शास्त्राध्यक्ष मतलब हो गया अस्त्र शस्त्र, मतलब जो हथियारों को देखभाल करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया गया होगा उसे लोग रखते थे। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार मान लो एक पद है लोहाध्यक्ष। ठीक है ना, भंडाराध्यक्ष मतलब ये भंडार का देखभाल कर रहा है। शास्त्राध्यक्ष का मतलब ये हथियार का देखभाल कर रहा है। लोहाध्यक्ष नाम भले इसका लोहा है
नाम भले इसका लोहा है, लेकिन यह जितना भी प्रकार के धातु कर्म होते हैं, मेटल वर्क, इन सबको ही क्या करेगा, देखभाल करने का काम करेगा अपने पीरियड के हिसाब से। इसी प्रकार लवणाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष, तो लवण मतलब साल्ट, लवण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साल्ट, तो साल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नमक। नमक बनाने आपूर्ति करने का मिनिस्टर था, ठीक है। यानी इसका जो था नमक से रिलेटेड जो विभाग थे उसको ही देखने का काम करता था। इसी प्रकार एक वर्ड है गोध्यक्ष, ठीक है। तो जैसे देखो लोहाध्यक्ष नाम भले है, लेकिन लोहा कला में तांबा जिंक जो भी मेटल डिस्कार्ड है सबका काम कर रहा है। इसका नाम है गोध्यक्ष, लेकिन ये खाली गाय नहीं देखेगा, इस तमाम तरह के पशु को देखेगा, ठीक है। तो इसके जिम्मे काम क्या है, पशु विभाग का देखभाल करना। यही सब देखो तुम लोगों को सिखाना था हमको, और इसीलिए इसको हम जानबूझ करके रखे थे। फिर देखो एक है नावाध्यक्ष, इसको एकदम साइंटिफिक तरीके से हम बांट रहे हैं, ठीक है। नावाध्यक्ष, कि नाव का मतलब समझो, नवा मतलब यह नाव है, ठीक है, नवा नहीं है, कि नावाध्यक्ष, नवाध्यक्ष मतलब नया हो जाएगा, और नावा और नावाध्यक्ष है, ये समझो कि जल मार्ग, क्योंकि यहां जहाज भी चलेंगे और वो भी चलेगा, ठीक है। तो इसका संबंध जो है वो जल मार्ग से है। इसी प्रकार एक और आते हैं शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, देखो जो शुल्काध्यक्ष है वो क्या करेगा, शुल्क वसूलेगा। शुल्क का मतलब क्या होता है, जनरली जब भी हम लोग मतलब चुंगी या कर इसको बोलते हैं, तो शुल्क मतलब होता है कर, कर ले आइए। अच्छा देखो अभी तक तुम लोग को इसी प्रकार देखो सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सूत्रा मतलब है सूत, और सूत मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। सूत का मतलब क्या होता है, सूत काटना, कपड़ा, ठीक है। तो सूत्राध्यक्ष का मतलब हो गया इसको कपड़ा निर्माण से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसको ये संभालेगा। इस कड़ी में और अगर नाम तुम लोग को हम बताएं, ठीक है, तो कुछ कुछ आसान आसान नाम है जिसको तुम लोग पकड़ भी सकते हो या कहो तो समझ भी सकते हो, जिनका नामे में उत्तर है। देखो गणिकाध्यक्ष, गणिका किसको बोलते हैं, वेश्यालय, वेश्याओं को गणिका के वर्ड पर जानते हैं, तो ये हो गया वेश्यालय डिपार्टमेंट का एक क्या हो गए, देखभाल करने वाले व्यक्ति हो गए। इसी प्रकार मान लो देवताध्यक्ष, तो देवता का देखभाल करने का मतलब क्या हो गया जी, ये धार्मिक संस्था, ये किसको देखेगा, धर्म संस्था को देखेगा। फिर है स्वर्णाध्यक्ष, क्या नाम है इसका, स्वर्णाध्यक्ष, ठीक ना। तो स्वर्णाध्यक्ष का मतलब होता है क्या चीज बताएं, सोने का अध्यक्ष, मतलब सोना का उत्पादन, उसके निर्माण के बारे में जो भी जानकारियां हैं उसको ही देखेगा, ये स्वर्ण से ही रिलेटेड वर्क को देखेगा। हस्ताध्यक्ष और अश्वाध्यक्ष दो और होते थे जी, हस्ताध्यक्ष मतलब हाथी, और अश्वाध्यक्ष का मतलब क्या हो गया जी, अश्व मतलब घोड़ा, होता है ना। तो अभी तक तुम लोग को जितना बताया इसमें से क्वेश्चन आने का चांस कम है, ठीक है, क्योंकि ये वे उत्तर है कि भले तुमको नहीं पता है, लेकिन अगर एक चतुर विद्यार्थी जो होता है तो इसका प्रश्न उत्तर एक ही में कोई मैच कर लेगा, ठीक है। भंडारा, भंडार से रिलेटेड, शस्त्र हथियार से रिलेटेड, लोहा धातु, लवणा नमक, गोध्यक्ष पशुपालन, नावाध्यक्ष जलमार्ग, शुल्काध्यक्ष कर,
सूत्राध्यक्ष कपड़ा, गणिकाध्यक्ष विद्यालय, देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाएं, स्वर्णाध्यक्ष स्वर्ण, हस्ताध्यक्ष हाथी और अश्वाध्यक्ष घोड़ा। लेकिन अब जो बता रहे हैं वो एग्जाम का क्रीम पॉइंट, मतलब इतना तुम लोग को दिमाग के एक्सरसाइज से बनाना चाहिए। और जहां दिमाग का एक्सरसाइज कंप्लीटली बंद हो जाए तो वहां के लिए कुछ एडिशनल रटंत भटंत विद्या का जरूरत पड़ता है। ठीक है, जहां कोई अनुमान नहीं काम करे कि गैस तो चलने वाला नहीं है, तब हम लोगों को पहला वर्ड आएगा, देखो, अक्ष पटलाध्यक्ष। ये अकाउंटेंट है। ठीक है, ये क्या करेगा, लेखा रिकॉर्ड रखेगा कि किससे किस पर कितना लगान वसूली करना है, कितना दिया है, कितना ड्यूज पेमेंट है, कितना पिछला साल का बकाया है, कितना ब्याज बाकी है। तो ये लक्ष्य पटलाध्यक्ष मतलब समझो अकाउंटेंट, अकाउंटेंट के ये भूमिका में विद्यमान है। अकाउंटेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, लेखाधिकारी। ठीक है, लेखा कर्मी के तौर पर उसको हम लोग रख सकते हैं। अब देखो, दूसरा नाम है सीताध्यक्ष। अब तुम लोग को बता दें कि सीता का मतलब होता है भूमि। सीता कहां से पैदा हुई थी, भूमि से। ठीक है, तो जो भूमि होती थी ना, दो प्रकार की होती थी, एक सीता भूमि। तो सरकारी जमीन जितना होता था, सभी सरकारी जमीन को इस पीरियड में हम लोग क्या कहते थे, सीताध्यक्ष, सीता बोलते थे। तो जो सरकारी भूमि पर क्या पैदा करना, मान लो जैसे तेरा पर्सनल भूमि है, तो तुम भूमि पर पैदा किया तो तुमको तो लगान फिक्स 1/6 देना है। 100 केजी चना उगा क्या है वो भी घर से, तो 17 केजी राजा को जीजू को दे दो, बाकी काम क्लियर है। लेकिन कुछ जमीन होता है ना, जैसे तुम्हारा जमीन ही नहीं, पब्लिक के पास वितरण नहीं किया गया है, वो राजकीय नियंत्रण में है। मुगल काल में इसको क्या बोलते थे, खालसा भूमि। ऐसे जमीन को क्या बोलते थे, खालसा भूमि। तो सीता भूमि मतलब राजकीय भूमि, और इस भूमि का देखभाल करने वाला सीता। ठीक है, यानी यह एक प्रकार से राजकीय भूमि का प्रमुख व्यक्ति था जो अपना काम करता था। इसी प्रकार अगर संस्कृत जानता ना तो बहुत सारा वर्ड का मीनिंग निकाल सकते थे। ठीक है, अगला है अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है कि यह मिनरल्स डिपार्टमेंट को देखेगा जी। किस चीज को देखेगा, खनिज। ठीक है, से रिलेटेड वर्क को करेगा, इसीलिए बोल रहे थे कि सब में। अब देखो, अगर एक क्वेश्चन भी एग्जाम का एकदम दुलरुआ है, हिट करता है एकदम पूरा करके, और हिट इसीलिए करता है कि बदतमीज है। ठीक ना, नाम है इसका लक्षणाध्यक्ष, लेकिन इसको लूर लक्षण से कोई लेना देना। नाम है इसका लक्षणाध्यक्ष, लेकिन इसका लक्षण क्या है, टकसाल का प्रमुख। लक्षणाध्यक्ष मतलब एक क्या होता था जी, टकसाल। टकसाल का मतलब क्या होता है, वैसा स्थान जहां सिक्कों की ढलाई होती है। आज के डेट में आया था करेंसी आया, उस समय तो सिक्कों पर ही सरकारें चलती थी। ठीक है, तो ये टकसाल विभाग को संभालने का काम करता था। इसी प्रकार मान लो तो दस्तावेज भी तो वही हो गया, अकाउंटेंट है ना, दस्तावेज अधिकारी क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके लिपिबद्ध करेगा। ये सब में आएगा, अभी गुप्त में भी अक्षपटलिक आएगा, महाअक्षपटलिक आएगा, कुछ नाम बदल बदल के आएगा, लेकिन अक्षपटलिक वर्ड का मतलब ये होता है कि आप वो अकाउंटेंट का ही काम, चाहे सर्वोच्च प्रमुख हो या छोटा प्रमुख हो, लेकिन काम वही करेगा। हाँ, जब फारसी वर्ड आएगा ना, वित्ती किची वगैरह का नाम वगैरह, तो ही चेंज होगा, लेकिन अभी तक इसका अक्षपटलिक पर ही पूरा एंशिएंट निकल जाएगा काम को। अब इसमें देखो, कुप्याध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष मतलब ये भी संस्कृत वर्ड से ही है, ये भी वन विभाग से संबंधित है, वन उत्पाद वगैरह का देखभाल करता है। अब वन में भी एक और है विविताध्यक्ष। बबीताध्यक्ष नहीं,
विविता का मतलब होता है हिंदी में चारागाह। ठीक है, ये किस चीज का देखभाल करता था? चारागाह का देखभाल करने का काम करता था। अब देखो इसके आगे वाला जो है वो भी तोता उड़ाने वाला है, लवणाध्यक्ष टाइप का ही है। ठीक है, जहां स्टार मार्क मार रहे हैं इसको एकदम वीवीआई रखो और ये हमेशा अल्टर ही आता है। जैसे अगला नाम है मुद्राध्यक्ष। देखो मुद्राध्यक्ष के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे, गेस करोगे तो तुरंत कहोगे ये टकसाल वाला होगा, लेकिन टकसाल वाला का नाम क्या है? लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, और ये जो मुद्राध्यक्ष है मुद्रा जारी करने का काम नहीं करेगा, ये क्या जारी करेगा? पासपोर्ट जारी करेगा। अब सोचो कौटिल्य ने कैसी अर्थव्यवस्था बनाई थी कि आज भी पासपोर्ट जारी किया जा रहा है। डिपार्टमेंट कैसे बनते हैं और डिपार्टमेंट की ड्यूटी कैसे लगती है उसका आकलन करके देखो कौन विभाग छोड़ा है। तो सोच रहे हो आजकल भी आधा देश में पासपोर्ट नहीं बनता भी है जालिया पासपोर्ट बनता, और उस समय पासपोर्ट जारी करने का डिपार्टमेंट सेंट्रल यूनिट से लेकर लोकल यूनिट तक। मेगास्ट्रीज भी लिखता है कि कोई भी विदेशी आता था या विदेश जाता था तो उसके लिए उसको पासपोर्ट की जरूरत होती है और राज्य उसको पासपोर्ट देता था। इसी प्रकार मान लो अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग तो ये तो खैर तुम लोग से एक और क्वेश्चन है अल्टर ही, संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष, अब देखो इसका नाम है संस्थाध्यक्ष, लेकिन ये व्यापार का भी काम नहीं देखता है, ये व्यापारिक मार्ग का, ये नेशनल हाईवे मिनिस्टर है। ठीक है, ये सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का चेयरमैन है, जो उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ और जो नए रूट डेवलप हो रहे थे उनके देखभाल करने का काम करता था। इसी के ठीक नीचे एक पतनाध्यक्ष भी है। ये तो खैर तुम लोग आसान है, बना लोगे। पतन का मतलब होता है बंदरगाह। पतन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। यह किस चीज का देखभाल कर रहा है? बंदरगाह का देखभाल कर रहा है और इसके जिम्मे में यही काम दिया गया है। अब देखो सूराध्यक्ष, अगला वर्ड क्या है? सूरा। तो सूरा मतलब जानबे करते हो, जिसको पीने के बाद आदमी बेसूरा बन जाए। ठीक है, मतलब मद्यपान। ठीक है, तो सूराध्यक्ष मतलब मद्यपान से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। शराब पर कैसे टैक्स लगाना है, जहरीला शराब पीने से लोगों को बचाना है, इन सब के ऊपर ये वर्क करता है। ठीक है, अब इसके नीचे है देखो पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष एक काम क्या करता था? एक काम करता है माप तौल का। किस चीज का काम करेगा? माप तौल का। ठीक है, मतलब एक बाट वगैरह का गुना जो होता है ना, जैसे तुम लोग को बताया ना कि सिंधु सभ्यता में जो मात्रा यूनिट थी नापने तोलने की, वो 16 के गुनज में होता था। अभी हम लोगों के पास जो यूनिट है वो 10 के गुनज में है। 100 ग्राम, 1000 ग्राम, उसके बाद 1 किलोग्राम, जिससे हम लोग लेके चलते हैं ना, तो 10 के गुनज में है। इसके पहले 16 के गुनज में चलने का काम करता था। इसी प्रकार एक और वर्ड जो बिल्कुल अल्टर है उसमें मानाध्यक्ष। क्या नाम है इसका? मानाध्यक्ष। ये दूरी माप वाला अधिकारी है। ठीक है, मतलब इसको डिस्टेंसिंग के काम का जिम्मा सौंपा जाता था कि कौन चीज कितना दूरी है नाप तोल करके रखिए। ठीक है, एक कुछ वर्ड और एक दो अगर इसमें जो इंपोर्टेंट हो सकता है उसमें एक है सुनाध्यक्ष। ये बुचड़ खाने का प्रमुख होता था। देखो इन सबसे एक बात तो पता चलता है कि लोगों के कल्पना में बहुत सारी चीजें अटी हुई थी। ठीक है, कि पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया कैसे जाता है, राजा का पद क्या होगा, मंत्री क्या करेगा, मंत्री परिषद की भूमिका क्या हो सकती है, तीर्थ के पास कौन से काम होंगे, तीर्थ के नीचे अध्यक्ष के पास कौन से काम होंगे,
और कार्य का बंटवारा इतना स्पष्ट होना चाहिए कि किसी का विभाग एक दूसरे से टकराए नहीं। इसीलिए सब डिवीजन हम लोग देख रहे हैं कि जंगल है तो उसमें चारागाह के लिए अलग से मिनिस्टर, जंगल अलग है और चारागाह, खनिज अलग है और उद्योग अलग है। तीर्थस्थल देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं दोनों में, ठीक है। उसी प्रकार अगर रूट है तो पतन का रूट अलग है, जल मार्ग का अध्यक्ष जो नौका, जहां नौका चल सकती है उसका अलग है, जहां जहाज चल सकते हैं उसका अलग है, और जहां सड़क पर परिवहन करना है उसका रूट अलग है। सभी के अलग अलग मिनिस्टर बनाए गए थे, ठीक है। समय खत्म हो रहा है तो आगे ही इसको बढ़ाएंगे, और शायद रूटीन आप लोग का थोड़ा सा बदलाव किया गया है। 3 बजे से कर दिया गया ही ना। तो रहिए, बहुत दिन आप लोग पॉलिटी पढ़े हैं, इस वीक में कंटिन्यू इतिहास पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद ही देखा जाएगा, थोड़ा सा रूटीन को बदलेंगे, ठीक ना।